तो आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, विच फंक्शन ऑफ द पैंक्रियाज इंक्रीजेज द रिलीज ऑफ बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर इनटू इंटेस्टाइन। तो ए इन्होंने दिया हुआ है कोलिएट्रिक एक्शन, बी हाइड्रोट्रोपिक इफेक्ट, सी कोलैगो एक्शन, डी इमल्सिफिकेशन। तो कौन सा होगा? तो ये होगा सी इज द करेक्ट आंसर। Pancreas increases the release of bile from the gallbladder into the intestine by coagulation। ठीक है, सी इज अ करेक्ट आंसर। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच पोजीशन इज मोस्टली रिकमेंडेड फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन। तो रेक्टल एग्जामिनेशन करते टाइम कौन सी पोजीशन हमने पेशेंट को देनी है? तो ए लिथोटमी पोजीशन, बी डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, सी सिम्स पोजीशन एंड डी प्रोन पोजीशन। तो जो लिथोटमी पोजीशन है वो हम देते हैं जब भी हम पेल्विक ऑर्गन्स की एग्जामिनेशन करते टाइम, एंड जो डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन देते हैं वो हम देते हैं जब भी हमने कोई कैथेटराइजेशन करनी होती है। ठीक है, फीमेल कैथेटराइजेशन करते टाइम हम डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन देते हैं। एंड देन सिम्स पोजीशन हम तब देते हैं जब हमने रेक्टल एग्जामिनेशन करनी होती है। ठीक है, तो यही है इसका करेक्ट आंसर। रेक्टल एग्जामिनेशन करते टाइम हमने सिम्स पोजीशन देनी है। एंड प्रोन पोजीशन तो आपको पता ही होगा कि जब हम उल्टा लेट जाते हैं तो उसको प्रोन पोजीशन कहते हैं, जब हम सीधा लेट जाते हैं तो उसको सुपाइन पोजीशन कहते हैं। ठीक है, एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड थर्ड वन इज द प्रिंसिपल ऑफ हेमोडायलिसिस इन विच द वाटर इज मूविंग अंडर हाई प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए इन्होंने दिया हुआ है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बी इन्होंने दिया हुआ है ऑस्मोसिस, सी इन्होंने दिया हुआ है डिफ्यूजन एंड डी इन्होंने दिया हुआ है परफ्यूजन। तो कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा ए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ हेमोडायलिसिस इन विच वाटर इज मूविंग अंडर हाई प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लोअर प्रेशर इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। And then next question, the involuntary loss of urine through an intact urethra as a result of sudden increase in the intra-abdominal pressure is called। ए इन्होंने दिया हुआ है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, बी रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस, सी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, डी अर्ज कॉन्टिनेंस। तो इनवॉलंटरी जो भी अपने आप यूरिन पास आउट हो जाता है जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस इज द राइट आंसर। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मीनिंगलेस एंड इनकोहेरेंट मिक्सचर ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इट इज टर्म्ड एज ए वर्ड सैलेड, बी पैरालेलिया, सी वर्बिजरेशन, डी नियोग्लिज्म। ठीक है, तो जो मीनिंगलेस वर्ड्स होते हैं उनके मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? वर्ड सैलेड। ए इज द करेक्ट आंसर। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ यूट्रस इन रिलेशन टू द वजाइना इज कॉल्ड ए एंटीफ्लेक्शन, बी प्लेंटर फ्लेक्शन, सी एंटीवर्शन, डी डॉर्सोफ्लेक्शन। ठीक है, तो कौन सा होगा? जब भी यूट्रस जो फॉरवर्ड बेंड हो जाती है इन रिलेशन टू वजाइना। ठीक है, अगर इन्होंने पूछ लिया भी जो यूट्रस है, ठीक है, वो वजाइना के रिलेशन की तरफ बेंड होती है। ठीक है, यूट्रस जो है वो इन रिलेशन टू वजाइना बेंड होती है, तो आना है एंटीवर्शन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है सी एंटीवर्शन। एंड अगर इन्होंने यही पूछ लिया कि अगर यूट्रस जो सर्विक्स की तरफ बेंड होती है, ठीक है, तो फिर आएगा एंटीफ्लेक्शन। अगर यहाँ पर वजाइना की जगह पर इन्होंने सर्विक्स लिखा होता, लोअर बॉडी ऑफ सर्विक्स, देन आना था एंटीफ्लेक्शन। ठीक है, इन्होंने पूछा है वजाइना की तरफ तो आएगा एंटीवर्जन। ठीक है, बी वजाइना एंड वी वर्जन से आप याद रख सकते हो। ठीक है, एंटीवर्जन वी वजाइना। ठीक है, देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्टेटमेंट ऑफ प्रेडिक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड मोर वेरिएबल्स इज टर्म्ड एज ए ट्रायंगुलेशन, बी असम्पशन, सी हाइपोथेसिस, डी रिलायबिलिटी। ठीक है, दो और दो से ज़्यादा जो वेरिएबल्स की रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? एंड करेक्ट आंसर इज हाइपोथेसिस। ठीक है, एंड
प्लीज़ आगे मूव ऑन होने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, ठीक है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। An approach of literature view in which the researcher refers to the study with more limited distribution such as conference papers and unpublished reports is known as A. Ancestry approach, B. Bibliography database, C. Descendancy approach and D. Grey literature। तो इसका आंसर होगा D. Grey literature। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो आप अच्छे से समझ लेना एंड याद कर लेना इस क्वेश्चन को एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर इज रिलेटेड टू पुअर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द टीचर, ठीक है। जो भी टीचर पुअर प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसके रिलेटेड जो बैरियर क्रिएट होता है कम्युनिकेशन में, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो ए ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, बी फिजिकल बैरियर, सी मैकेनिकल बैरियर, डी सेमेंटिक बैरियर। अगर ऐसे भी कोई भी हमारा कोई वर्ड होता है, ठीक है, उसको हम गलत ढंग से उसको प्रोनाउंसिएट करते हैं एंड आगे वाले जो उसका स्टूडेंट है उसको नहीं समझ लगता है एंड उसको गलत ले लेता है उस वर्ड को, उसको हम क्या कहेंगे। यही है इस क्वेश्चन की सेंस एंड इसका करेक्ट आंसर होगा डी सेमेंटिक बैरियर। इस टाइप के बैरियर को हम कहेंगे सेमेंटिक बैरियर, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशन इज यूज्ड फॉर अ क्लाइंट विद मीजल्स। तो मीजल्स के टाइम हमें कौन सी प्रिकॉशन, आइसोलेशन की प्रिकॉशन हमें मेंटेन करके रखनी चाहिए। ए नन ऑफ दीज, भी हमें कोई नहीं करनी चाहिए। बी कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, सी एयरबॉर्न प्रिकॉशन, डी प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट, ठीक है। तो कौन सी करनी चाहिए हमें करनी चाहिए सी एयरबॉर्न प्रिकॉशन, ठीक है। मीजल्स के टाइम हमें एयरबॉर्न प्रिकॉशन करनी चाहिए, सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज द इनर ट्राइंगल इन द सिंबल ऑफ अंडर 5 क्लिनिक्स डिनोट्स, ठीक है। आपको पता ही होगा जो अंडर 5 क्लिनिक्स का जो ट्राइंगल होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा ट्राइंगल होता है एंड बीच में ऐसा होता है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है जो इनर ट्राइंगल है ये वाला, ठीक है, तो इस ट्राइंगल कौन से सिंबल को डोनेट करता है, ठीक है। तो ए इन्होंने दिया हुआ है फैमिली प्लानिंग, बी इन्होंने दिया हुआ है हेल्थ एजुकेशन, सी इन्होंने दिया हुआ है प्रिवेंटिव केयर, डी इन्होंने दिया हुआ है ग्रोथ मॉनिटरिंग, ठीक है। तो कौन सा आएगा। तो जो इनर वाला होता है, ठीक है, ये जो बीच में यहाँ पर बना हुआ है ये कौन सा होगा, ये होगा ए फैमिली प्लानिंग, ठीक है। तो ये होगा ए फैमिली प्लानिंग। अगर यहाँ पर केयर इन इलनेस होता तो वो होता ये वाला जो सबसे ऊपर है, वो है केयर एंड इलनेस, जो आउटलाइनिंग है इसकी, ठीक है। ये जो आउटलाइनिंग है इसकी, इसको अगर उन्होंने पूछ लिया अभी आउटलाइनिंग को क्या कहेंगे, तो वो है हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। एंड जो है प्रिवेंटिव केयर वो है ये वाला एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग ये वाला, ठीक है। तो ये थे इसके जो भी ट्रायंगल्स थे एंड सो मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द हेल्थ केयर टीम obtains permission from patient before proceeding with surgery. The ethical principle that describe this act is called, ठीक है। जो भी हम परमिशन लेते हैं हम पेशेंट से कोई भी उसकी सर्जरी करने के लिए, तो उस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं। तो ए अकाउंटेबिलिटी, बी नॉन मैलिफिशेंस, सी बेनिफिशेंस, डी रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, ठीक है। तो क्या होगा। तो ए जो अकाउंटेबिलिटी होती है ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सभी को पता ही होगा। बी नॉन मैलिफिशेंस मीन्स कि हम उसको कोई फ़ायदा ना पहुंचाएं, सी उसको फ़ायदा पहुंचाना है एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, ठीक है। तो यही प्रिंसिपल होता है जिसके कारण हम पेशेंट को बताते हैं कि आपकी सर्जरी करनी है हमने, तो आप हमें अपना कंसेंट दे दें, ठीक है। तो रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी के प्रिंसिपल के अंडर आता है ये। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बार्बोगामी रेफर्स टू,
ठीक है। तो ए वास्कुलर साउंड्स इन द abdominal, बी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स इन द abdominal, सी हाइपरएक्टिव बाउल साउंड्स, डी एब्सेंस ऑफ बाउल साउंड्स। तो कौन सा होगा? तो बार्बोगामी जो है वो होगा सी, ठीक है, हाइपर एक्टिव बाउल साउंड्स, ठीक है। हाइपर एक्टिव जब बाउल साउंड्स होते हैं एंड इंटेस्टाइन में तो उसको हम कहते हैं बार्बोरेगमी, ठीक है। तो देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स? तो ये तो बहुत आसान होगा, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो ए इन्होंने बताया हुआ है 250 डेज, बी 180 डेज, सी 50 डेज एंड डी 120 डेज, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा ही जाता है हर किसी एग्ज़ाम में। तो लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज कितना होगा? डी 120 डेज, ठीक है। एंड देन व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर थैलेसीमिया? तो थैलेसीमिया की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? ए विनक्रिस्टाइन, बी विनब्लास्टिन, सी डियाल्टिन, डी डिफ्रॉक्सामाइन, ठीक है। तो कौन सी होगी ड्रग ऑफ चॉइस फॉर थैलेसीमिया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी डिफ्रॉक्सामाइन, ठीक है। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द थेराप्यूटिक ब्लड लिथियम लेवल इन द ब्लड? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका थेराप्यूटिक लेवल आपको पता होना चाहिए लिथियम का जो ब्लड में होता है, ठीक है। तो ए इन्होंने बताया हुआ है 1 to 3 MEQ पर लीटर एंड बी 2 to 4, सी 0.8 to 1.2 MEQ लीटर एंड डी 101 एंड 1.0 MEQ लीटर। तो कौन सा होगा इसमें से? तो इनमें से होगा ये सी इज़ द करेक्ट आंसर। 0.8 से लेकर 1.2 MEQ पर लीटर, ठीक है। तो ये है इसकी करेक्ट वैल्यू लिथियम की इन ब्लड, ठीक है। तो ये है इसकी करेक्ट वैल्यू। तो देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर? तो नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर ICP हमारा कितना है, ठीक है। तो ए 20 to 30 mmHg, बी 30 to 40 mmHg, सी 5 to 15 mmHg एंड डी 1 to 10 mmHg। तो कौन सा होगा इनमें से? एंड द करेक्ट आंसर इज सी, नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज 5 to 15 mmHg, ठीक है, और 5 to 10 सेंटीमीटर H2O, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बिलियरी कॉलिक मिड बिलियरी कॉलिक एंड ए ऑप्शंस इन्होंने दिए हुए हैं। ए मिड एपिगैस्ट्रिक पेन दैट रेडिएट्स टू द बैक, बी अपर राइट abdominal that radiates to the back and right shoulder, and C localized lower abdominal pain, and D localized pain in the hypogastric region, ठीक है। तो बिलरी कॉलिक के टाइम पेन कैसे रेडिएट होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अपर राइट abdominal साइड से पेन रेडिएट होगा टू द बैक एंड राइट शोल्डर, ठीक है। बैक की तरफ एंड राइट शोल्डर की तरफ पेन रेडिएट होगा फ्रॉम अपर राइट abdominal पार्ट से, ठीक है, इन बिलरी कॉलिक। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ ABC एनालिसिस इन मटेरियल मैनेजमेंट? तो ABC एनालिसिस क्यों ज़रूरी है मटेरियल मैनेजमेंट के लिए? तो ए टू कंट्रोल परचेजिंग, बी टू कंट्रोल इन्वेंट्रीज, सी टू कंट्रोल अबॉलिसेंस एंड डी टू डिटरमाइन स्टॉकिंग। तो किसके लिए इम्पोर्टेंट होगा? टू कंट्रोल इन्वेंट्रीज, ठीक है। बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो भी ABC एनालिसिस करते हैं मटेरियल मैनेजमेंट के लिए तो वो इन्वेंट्री की कंट्रोल के लिए ज़रूरी होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्कोरिंग सिस्टम टू एस्टिमेट द गेस्टेशनल एज ऑफ अ न्यूबॉर्न बाय मैच्योरिटी रेटिंग, ठीक है। तो गेस्टेशनल एज को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किस स्कोर से हम जो भी न्यूबॉर्न है उसकी गेस्टेशनल एज को पता लगाते हैं, रेट करते हैं?
तो ए इन्होंने दिया हुआ है बिंड BIND स्कोर, एंड बी अपगार स्कोर, सी डॉन्स स्कोर, डी न्यू बेलार्ड स्कोर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी न्यू बेलार्ड स्कोर। तो न्यू बेलार्ड स्कोर में हम फिजिकल एंड न्यूरोमस्कुलर जो भी एग्जामिनेशन होती है, ठीक है, वो करते हैं हम इसकी गेस्टेशनल एज को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेलिपस इक्वेनस। ठीक है, तो टेलिपस इक्वेनस का क्या मीनिंग है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ए प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ एंकल एंड फुट, बी एन इन्वर्शन ऑफ द एंकल एंड फुट, सी डॉर्सोफ्लेक्शन ऑफ एंकल एंड फुट, डी एन इन्वर्शन ऑफ एंकल एंड फुट। ठीक है, तो कौन सा होगा, तो टेलिपस इक्वेनस द का मीनिंग होगा ए प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ फुट। ठीक है, तो ये था ना, तो इसका मीनिंग होगा प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ फुट। तो कैसे होगा प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ फुट, जब भी हम ऐसे हमने कोई अपनी एड़ी है हमारी, ठीक है, तो उसको हमने अपने पैर को जो हमारी हील बोन है, ठीक है, उसको हमने ऊपर उठा लिया एंड और हमारा जो थंब साइड का पार्ट है वो नीचे होगा। ठीक है, टू साइड का पार्ट एंड तो वो नीचे होगा एंड जो हील है वो ऊपर होगी, तो उसको हम बोलेंगे प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ एंकल एंड फुट। ठीक है, तो उसी का मीनिंग है टेलिपस इक्वेनस। ठीक है, एंड देन मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वट इज़ द काजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस का काजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा, तो ये कम्युनिटी के बेस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पर भी हम देख लेते हैं, तो कौन से ऑप्शन है, ए ट्रेपिनम पैलिडम, बी क्लमीडिया ट्रोकोमैटिस, सी साइटोमेगाला वायरस, डी हेमोपेप्लियोमा वायरस। तो कौन सा होगा सिफिलिस का जो काजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है ए ट्रेपिनम पैलिडम। ठीक है, तो हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। व्हाट इज़ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वायरस। तो यहाँ पर आई थिंक ये PDF थोड़ी सी गलत हो गई है, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, हम इसको एडिट कर देते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं आएंगे। तो कौन सा रूट होगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रोटा वायरस की जो हम वैक्सीनेशन देते हैं, तो बी हम लिख लेते हैं ऑरल। ठीक है, सी हम लिख लेते हैं IV एंड डी हम लिख लेते हैं SC रूट। ठीक है, तो कौन सा रूट होगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रोटा वायरस की वैक्सीन हम देते हैं। ठीक है, रोटा वायरस की वैक्सीन क्यों देते हैं, एक तो जब भी डायरिया होता है इसलिए हम रोटा वायरस की जो वैक्सीनेशन करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, हम उसको रोटा वायरस की जो वैक्सीन है उसको हम कैसे देंगे, इंट्रामस्कुलर देंगे, ऑरली देंगे, IV देंगे, या फिर सबकुटेनियस रूट से देंगे। तो कैसे देंगे हम उसको, तो उसको हम ऑरली देते हैं। ठीक है, रोटा वायरस की जो भी देते हैं हम वैक्सीन ऑरली देते हैं। बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑरली रूट। ठीक है, तो 5 ड्रॉप्स हम इसमें देते हैं। ठीक है, 5 ड्रॉप्स होती हैं, या ऑरली हम देते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ ऑरल म्यूकोजा इज़ टर्म्ड एज। ठीक है, तो ऑरल म्यूकोजा की जब इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसका हम क्या कहते हैं, तो ए जिंजिवाइटिस, बी स्टोमेटाइटिस, सी ग्लोसाइटिस, डी चिलियोसिस। ठीक है, तो क्या होगा, तो जो जिंजिवाइटिस होता है आपको पता ही होगा, गम की जो इन्फ्लामेशन है उसके कारण होता है जिंजिवाइटिस। आप जी से याद रखना है, गम इन्फ्लामेशन जिंजिवाइटिस। ठीक है, एंड बी जो है वो है स्टोमेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ऑरल म्यूकोजा। यही करेक्ट आंसर है, इन्फ्लामेशन ऑफ ऑरल म्यूकोजा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है स्टोमेटाइटिस। ठीक है, एंड देन हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। Presence of current jelly stools are characteristic feature of and A Hirschsprung disease, B pyloric stenosis, C tracheoesophageal fistula, D intussusception। ठीक है, तो कौन सा कब जो करंट जेली लाइक स्टूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उसका फीचर क्या होगा, तो ये किसका फीचर है जो करंट जेली लाइक स्टूल्स होते हैं। ठीक है,
तो ये डी इज़ द करेक्ट आंसर। इंटरसेप्शन में करंट जेली-लाइक स्टूल्स आते हैं, ठीक है। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। An educational technique in which people spontaneously act on problems of human relations is known as A. Group discussion, B. Puppet show, C. Role play, D. Symposium, ठीक है। तो जब भी हम एक्ट के द्वारा, ठीक है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम समझाते हैं, ठीक है, एक्ट्स कर कर स्पॉन्टेनियसली एक्ट्स आउट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिलेशन, तो उस कैसे हम उसको समझाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, रोल प्ले। तो रोल प्ले हम जो करते हैं, ठीक है, ह्यूमन रिलेशन का एक्ट, तो उसको हम कहते हैं रोल प्ले। ये एजुकेशनल टेक्निक है। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डार्क पर्पलिश डिस्कलरेशन कॉग्निशन ऑफ वल्वा एंड वजाइनल म्यूकोसा एंड मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीआई में भी पूछा गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन, तो आप देख लेना। तो कौन सा होगा? ए हेगार साइन, बी चैडविक साइन, सी ओसिएंडर साइन, डी गुडल साइन, ठीक है। तो कौन सा होगा जो जब भी पर्पलिश डिस्कलरेशन हो जाती है वल्वा एंड वजाइना की, ठीक है, तो ये होगा बी चैडविक साइन। तो कैडविक साइन जो है, ठीक है, इसको हम जिकैमर साइन भी कह देते हैं एंड कैडविक साइन भी कह देते हैं, ठीक है। तो बी इज़ द राइट आंसर। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एंटायर एग्रीगेशन ऑफ केसेस इन विच अ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इज ए पॉपुलेशन, बी ग्रुप, सी स्ट्रेटा, सी सैंपल। तो प्लीज़ आगे मूव ऑन होने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एंटायर एग्रीगेशन ऑफ केसेस को जो भी रिसर्चर करता है जिसमें वो इंटरेस्टेड होता है तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फाउंडेशन ऑफ रिसर्च इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जो फाउंडेशन होती है रिसर्च की वो किस पर बेस आउट होती है? तो ए साइंटिफिक मेथड, बी क्रिटिकल थिंकिंग, सी एक्सपीरियंस, डी एविडेंस, ठीक है। जो भी रिसर्च है फाउंडेशन उसकी किस पर बेस होती है? तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। साइंटिफिक मेथड पर बेस्ड होती है जो भी रिसर्च होती है, ठीक है। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिक्वेंस्टेशन क्राइसिस इज रिलेटेड टू, ठीक है। तो सिक्वेंस्टेशन क्राइसिस किससे रिलेटेड है? तो ए परनीशियस एनीमिया, बी सिकल सेल एनीमिया, सी प्लास्टिक एनीमिया, डी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो किससे रिलेटेड होगा सिक्वेंस्ट्रेशन क्राइसिस? तो ये होगा बी सिकल सेल एनीमिया। आप एस से ज़्यादा रख लेना, ठीक है। यहाँ पर भी एस लिखा हुआ है, ठीक है, एस एंड एस से आप ज़्यादा रख लेना। सिकल सेल एनीमिया सिक्वेंस्ट्रेशन क्राइसिस। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं नॉर्सेट में और किसी भी नर्सिंग एग्ज़ाम में। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। एन ऑकरेंस इन विच अम्बिलिकल कॉर्ड वेसल्स पास थ्रू द प्लेसेंटा मेम्ब्रेन्स एंड लाई अक्रॉस द सर्वाइकल ओएस इज टर्म्ड एज। तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, ठीक है, वो पास आउट हो जाती है प्लेसेंटा थ्रू द प्लेसेंटा एंड जो सर्वाइकल ओएस है, ठीक है, उसके आगे की तरफ वो लाई करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो ए इन्होंने दिया हुआ है अब्रप्शियो प्लेसेंटा, बी इन्होंने दिया हुआ है प्लेसेंटा प्रीविया, सी इन्होंने दिया हुआ है प्लेसेंटा क्रेटा एंड डी इन्होंने दिया हुआ है वासा प्रीविया। तो कौन सा होगा? तो जो अब्रप्टिव प्लेसेंटा होगा ये तो होगा जब जो प्लेसेंटा है वो प्रीमेच्योरली उससे सेपरेट हो जाता है, ठीक है, अप टू आफ्टर 37th वीक्स, ठीक है ना, आफ्टर 37th वीक्स या फिर पहले भी वो जब उससे अपने जो वहाँ पर अटैच्ड है वो वहाँ से डिसअटैच हो जाता है, उसका हम अब्रप्शियो प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। एंड प्लेसेंटा प्रीविया किसे कहते हैं हम? जब भी वो प्लेसेंटा प्रीविया तब होता है जब जो
क्या उसको कहते हैं, जब फीटल जो है, ठीक है, प्लेसेंटा वो हमारी जो सर्विक्स होती है, ठीक है, फीमेल की जो प्रेग्नेंट वूमेन होती है उसकी जो ओपनिंग होती है सर्विक्स की, ठीक है, तो उस पर जो कवरिंग कर ले तो तब उसे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, ठीक है। तो प्लेसेंटा क्रेटा होता है जब कोई भी प्लेसेंटा जब इंटरनल और मेम्ब्रेन्स की तरफ बढ़ता है, ठीक है, भी जब प्लेसेंटा आउटवर्ड अपनी ग्रोथ ज़्यादा कर लेता है एंड वो इंटरनल मेम्ब्रेन्स की तरफ बढ़ता है यूट्रस की, तो उसको हम प्लेसेंटा क्रेटा कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वासा प्रेविया, ठीक है। जब भी जो एम्ब्लाइकल कॉर्ड है वो पहले पास आउट हो जाती है, जो भी उसका आपको पता ही होगा कि पहले बेबी पास आउट होता है, फिर उसकी जो एम्ब्लाइकल कॉर्ड होती है वो आती है, लेकिन जब पहले एम्ब्लाइकल कॉर्ड आगे आ जाए, ठीक है, आफ्टर द बर्थ ऑफ द फीटल हेड, ठीक है, पहले अम्बलाइकल कॉर्ड आ जाए तो उसको हम वासा प्रीविया कहते हैं, ठीक है। अम्बलाइकल कॉर्ड वेसल्स पास थ्रू द प्लेसेंटा मेम्ब्रेन एंड अक्रॉस द सर्वाइकल ओएस इज टर्म्ड एज, ठीक है। तो जो सर्वाइकल ओएस होता है वहाँ से आपको दिखेंगी जो कि हम अम्बलाइकल कॉर्ड वेसल्स है, ठीक है, पास आउट होती हुई, तो उसको हम कहेंगे वासा प्रीविया। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The term Mitchell-Schmidt refers to a varying degrees of abdominal pain during ovulation, B. pelvic girdle pain during pregnancy, and C. lower abdominal cramps during menstruation, D. intermittent uterine contraction during labor, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो जो मिटल श्मिट्स टर्म किसको रेफ़र करती है, ठीक है, तो जो होती है वेरिंग डिग्रीज ऑफ अब्डोमिनल पेन वुमेन को ओवुलेशन के दौरान, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मिटल श्मिट्स, ठीक है। वेरिंग डिग्रीज ऑफ अब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन, ओवुलेशन के दौरान जो भी पेन होता है उसको हम कहते हैं मिटल श्मिट्स। ये टर्म उन्होंने स्पेसिफिक टर्म रखी हुई है, ठीक है, ओवुलेशन के दौरान। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। विच टाइप ऑफ पेल्विस इज़ गुड फॉर चाइल्ड बेयरिंग, ठीक है, तो कौन सी पेल्विस है जो बच्चे के लिए, जो भी बच्चे ने जन्म लेना है तो उसके लिए सबसे बेहतर रहेगी, ठीक है, कौन सी टाइप पेल्विस है। तो ए इन्होंने दिया हुआ है गायनोकॉइड पेल्विस, बी इन्होंने दिया हुआ है एंथ्रोपॉड पेल्विस, सी इन्होंने दिया हुआ है एंड्रॉयड एंड डी प्लेटिप्लॉयड, ठीक है। तो आपको पता ही होगा एक गायनोकॉइड। एंड अगर ये पूछ लें कि मैन की जो पेल्विस होती है वो किस शेप की होती है, ठीक है, मैन की जो पेल्विस होती है वो किस शेप की होती है, तो वो होती है एंड्रॉयड, ठीक है, सी, तो वो एंड्रॉयड शेप की होती है। एंड अगर ये भी पूछ लें कि सबसे ज़्यादा जो डिफरेंट टाइप की भी जहाँ पर अरेस्ट होना है, ठीक है ना, भी बच्चे का भी जब सबसे ज़्यादा जो डेंजरस जो पेल्विस होती है, ठीक है, इन डिलीवरी, तो अगर वो पूछ लें तब भी आपने एंड्रॉयड पेल्विस को ही टिक करना है, ठीक है। तो लेकिन अगर ये नॉर्मल पेल्विस पूछ लें जो चाइल्ड बियरिंग के लिए ज़रूरी है तो वो है गायनोकॉइड पेल्विस। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस आर अदरवाइज नोन एज, ठीक है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को हम और क्या कहेंगे, ए डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, बी रिसर्च हाइपोथेसिस, सी नल हाइपोथेसिस, डी नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, एंड द करेक्ट आंसर इज सी नल हाइपोथेसिस, आल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, ठीक है। एंड देन विच वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के दौरान हम कौन से वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक होता है ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बी डिपेंडेंट वेरिएबल, सी आउटकम वेरिएबल, डी क्राइटेरियन वेरिएबल। तो कौन सा होगा, ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होता है, हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट से ही जो डिपेंडेंट वेरिएबल अपना इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। Which regulatory body of nurses is responsible for prescribed syllabus and regulation for nursing program, ठीक है, जो भी हमारे नर्सिंग प्रोग्राम होते हैं एंड सिलेबस होता है तो उसको कौन प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है।
तो ए एग्ज़ाम बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़, बी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, सी इंडियन नर्सिंग काउंसिल, डी ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कौन सा हमारा जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है एंड हमारे जो प्रोग्राम्स है उसको प्रिस्क्राइब करता है वो है INC। ठीक है, आपको पता होगा इंडियन नर्सिंग काउंसिल हमारा जो भी सिलेबस है एंड जो हमारे प्रोग्राम है उनको रेगुलेट करता है एंड उनको आगे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अनप्रेडिक्टेड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन इन विच क्लाइंट ओवर एक्ट्स एंड अंडर एक्ट्स टू अ मेडिकेशन इज टर्म्ड एज। ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? ए आइडियोसिनक्रेटिक रिएक्शन, बी एलर्जिक रिएक्शन, सी टॉक्सिक इफेक्ट्स, डी साइड इफेक्ट्स। ठीक है, तो जो भी अनप्रेडिक्टेड इफेक्ट होते हैं मेडिकेशन के रिलेटेड एंड विच आर क्लाइंट्स, जब भी क्लाइंट ओवर एक्ट करता है अंडर एक्ट करता है तो मेडिकेशन, तो उसको हम कहते हैं आइडियोसिनक्रेटिक रिएक्शंस। ठीक है, and then yellow bags for segregation of biomedical waste is meant for। ठीक है, जो भी येलो वेस्ट बैग्स होते हैं उसमें हम कौन सा वेस्ट हम डालते हैं। ठीक है, एंड ए यूरिन बैग्स हम डालते हैं, बी साइटोटॉक्सिक वेस्ट हम येलो बैग में डालते हैं, या फिर सी नीडल्स हम डालते हैं, डी एनाटॉमिकल वेस्ट डालते हैं। तो आप सभी को पता लग गया होगा डी एनाटॉमिकल वेस्ट, जो भी ब्लड वेस्ट होता है। ठीक है, कॉटन स्वैब्स हो गई वो हम येलो बैग्स में डालते हैं। अगर ये यही पूछ लेते कि हम येलो बैग्स का आगे क्या करते हैं, ऑटोक्लेविंग करते हैं, उसकी इंसिनरेशन करते हैं, क्या करते हैं हम। ठीक है, तो हमने लिखना है इंसिनरेशन। हम जो येलो बैग होता है उस बैग को हम जला देते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर में, तो इंसिनरेशन आना था येलो बैग्स का। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन एक्सेप्ट। कौन से जो आपने एक ये वर्ड आ गया होगा एक्सेप्ट, मैं बार बार इस वर्ड को इसलिए आपको समझाता हूँ। जो भी ऐसे MCQs आते हैं तो आपने इन वर्ड्स का ध्यान रखना है, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट। ठीक है, एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट में आपने ध्यान रखना है। ठीक है, एक्सेप्ट होता है भी आपने क्या छोड़ना है। ठीक है, भी आप क्या एक्सेप्ट, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, उनमें से कौन सा है भी 3 सही होंगे और 1 गलत होगा, उसको हम कहते हैं एक्सेप्ट। एंड एक्सपेक्ट होगा कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और उनमें से 1 ही सही होगा, उसको हम कहते हैं एक्सपेक्ट। भी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इसका आंसर। ठीक है, तो अब इसका क्या आंसर होगा? तो ए इन्होंने दिया हुआ है अनोन टू नोन, बी कॉम्प्रिहेंशन, सी क्रेडिबिलिटी, डी इंटरेस्ट। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा इसका? बी प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन का। तो एक्सपेक्ट इन्होंने लिया हुआ है, बी एक को छोड़कर बाकी सारे होंगे, तो वो होगा ए। ठीक है, भी हम नोन से नोन की तरफ नहीं जाते, हम नोन जो पहले नोन होता है। ठीक है, तो उससे लेकर हम अनोन की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये गलत इन्होंने दिया हुआ है, अनोन से नोन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए एक्सेप्ट है, ये इसका करेक्ट आंसर। एंड द फॉलोइंग आर द इंडिकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी एक्सेप्ट। ठीक है, इनमें से भी इन्होंने एक्सेप्ट पूछा हुआ है, तो कौन से किस जो एक डिसीज़ है उससे हम नहीं देते हैं ECT। तो ए मेजर डिप्रेशन में भी हम देते हैं, बी सीवियर साइकोसिस में भी हम ECT करते हैं, एंड सी सीवियर कैटाटोनिया में भी करते हैं, एंड डी पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो द विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ लेबर एक्सेप्ट। ठीक है, तो कौन सी जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है इंडक्शन ऑफ लेबर, जब भी हमने लेबर को इंड्यूस बढ़ाना है तो कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ठीक है, तो एक को छोड़कर, ठीक है, बाकी सारी होंगे लेकिन एक को छोड़कर भी जिसमें हम देते हैं इंड्यूस करते हैं लेबर को बढ़ाते हैं, तो किस में हम बढ़ाते हैं? ए प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स में हम बढ़ाएंगे, या फिर प्लेसेंटा प्रीविया में हम बढ़ाएंगे, या फिर सी सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, डी कॉर्ड प्रोलैप्स। ठीक है,
तो हम कॉर्ड प्रोलैप्स में भी हम इंड्यूस नहीं करते लेबर, एंड सी स्पेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन में भी नहीं करते, एंड प्लेसेंटा प्रीविया में भी नहीं करते। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स जब हो जाते हैं तो हम लेबर को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीटल अम्बिलिकल कॉर्ड एक्सेप्ट, ठीक है। एक फीटल अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है उसकी करेक्टरिस्टिक सारे के सारे हैं सिर्फ और सिर्फ एक को छोड़कर। तो कौन सा है जिसमें वो नहीं होता है? ए, umbilical cord has sensory nerve endings. B, umbilical cord contains 2 arteries and 1 vein. C, umbilical cord is enclosed and protected by Wathan jelly. D, umbilical cord transports oxygen and nutrients to the developing fetus, ठीक है। तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो ट्रांसफ़र करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग फीटस, आप सभी को पता ही होगा। एंड जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है, उसमें वातन जेल भी होती है, एंड जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें 2 आर्टरीज एंड 1 वेन होती है, ठीक है। 2 आर्टरीज होती हैं एंड 1 वेन होती है। एंड जो करेक्ट आंसर है वो आप सभी को पता लग गया होगा, ए, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड हैज़ सेंसरी नर्व एंडिंग्स, ठीक है। तो ये नहीं होती है अम्बिलिकल कॉर्ड में सेंसरी नर्व्स एंड एंडिंग, तो सो इज अ करेक्ट आंसर। एंड देन व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हिंजी जॉइंट, ठीक है। तो कौन सा एग्जांपल है इनमें से? ए, डिस्क जॉइंट, बी, रेडियोल्नर जॉइंट, सी, शोल्डर जॉइंट, डी, एल्बो जॉइंट। तो कौन सा होगा? डी, एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट को ही हम कहते हैं हिंज जॉइंट, ठीक है। एंड देन व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नॉट इन्वॉल्व इन क्रूप सिंड्रोम। तो कौन सी कंडीशन जो क्रूप में नहीं इन्वॉल्व होगी? ए, टॉन्सिलाइटिस, बी, एपिग्लोटाइटिस, सी, ब्रोंकाइटिस, डी, लरिंजाइटिस। तो कौन सी नहीं इन्वॉल्व होगी क्रूप में? तो वो है टॉन्सिलाइटिस, ठीक है। एपिग्लोटाइटिस भी होगा, ब्रोंकाइटिस भी होगा, लरिंजाइटिस भी होगा। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एसोसिएटिव प्ले। तो कौन सा है जो एसोसिएटिव प्ले की जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। तो आप नॉट ट्रू का भी ध्यान रखना स्टेटमेंट में, आप जल्दबाजी में ऐसे नॉट ट्रू को मत भूल जाना, ठीक है। तो आपने अच्छे से जो क्वेश्चन है उसको समझना है पहले, ठीक है। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट एसोसिएटिव प्ले। ए, children are involved in the identical activity. B, children borrow and lend play activities. C, mutual goals set. D, no establishment of rules regarding limits of play session। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। म्यूचुअल गोल इज नॉट सेट, कोई भी म्यूचुअल गोल सेट नहीं होता एसोसिएटिव प्ले के दौरान, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग के दौरान कौन सी स्टेटमेंट होती है, ठीक है। तो ए, टाइम ड्यूरेशन इज़ 45 to 60 मिनट्स। क्या 45 to 60 मिनट्स होता है माइक्रो टीचिंग का? बी, द रोल ऑफ सुपरवाइजर इज रेंज। सी, स्टूडेंट टीचर प्रैक्टिस इज ओनली वन स्किल सेलेक्टेड स्किल। डी, फीडबैक इज नॉट इमीडिएटली प्रोवाइडेड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। जो भी एक ओनली सिलेक्टेड एक स्किल ले लेते हैं तो उसी के रिलेटेड माइक्रो टीचिंग करते हैं। जो माइक्रो टीचिंग होती है वो बेसिकली 5 to 10 मिनट्स की होती है, ठीक है, माइक्रो टीचिंग। एंड इसका कोई भी हम स्पेसिफिक स्किल ले लेते हैं तो उसी को हम प्रैक्टिस करते हैं माइक्रो टीचिंग में। एंड देन विच ऑप्थेल्मिक डायग्नोस्टिक टेस्ट मेजर इंट्राओकुलर प्रेशर, ठीक है। तो इंट्राओकुलर प्रेशर कौन सी जो मेजरमेंट है वो करेगी? ए, टोनोमेट्री क्या करेगी? बी, पेरीमेट्री, सी, गोनियोस्कोपी, डी, हेंसलर ग्रिड। तो टोनोमेट्री से हम इंट्राओकुलर प्रेशर जो है मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड क्रेनियल नर्व। तो थर्ड क्रेनियल नर्व कौन सी होगी? ए, ऑक्यूलोमोटर नर्व, बी, ऑप्टिक नर्व, सी, अबडंकस नर्व, डी, ट्रॉकुलर नर्व, ठीक है। तो कौन सी थर्ड क्रेनियल नर्व होगी? जो ट्रॉकुलर नर्व होती है वो होती है फोर्थ क्रेनियल नर्व, ठीक है, फोर्थ होती है। एंड जो अबडंकस नर्व होती है वो होती है सिक्स्थ। एंड ऑप्टिक नर्व जो होती है वो होती है
सेकंड, एंड जो ओक्यूलोमोटर नर्व होती है वो होती है थर्ड। ठीक है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ओक्यूलोमोटर नर्व इज़ द थर्ड क्रेनियल नर्व। ठीक है, एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट नर्स इज प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन टू 40-year-old person regarding the lifestyle modification to prevent hypertension. Which level of prevention is the nurse providing? तो ये बेसिकली इन्होंने प्रिवेंशन दी हुई है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरी प्रिवेंशन। तो कौन सी प्रिवेंशन के अकॉर्डिंग हम एक जो 40 ईयर का ओल्ड मैन है, ठीक है, उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो कौन सी प्रिवेंशन कहलाएगी? ठीक है, तो कौन सी होगी? ए सेकेंडरी प्रिवेंशन, बी क्वांटिटेटिव प्रिवेंशन, सी प्राइमरी प्रिवेंशन, डी टर्शरी प्रिवेंशन। द करेक्ट आंसर इज सी। जब भी हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं तो वो प्राइमरी प्रिवेंशन में आती है, एंड जब भी हम डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट करते हैं वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आती है, जब हम रिहेबिलिटेशन करते हैं तो वो टर्शरी प्रिवेंशन में आती है। ठीक है, देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Respiration which is abnormally shallow for 2 and 3 breaths followed by irregular periods of apnea is termed as। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? ए कॉस्मल रेस्पिरेशन, बी बाइटॉट रेस्पिरेशन, सी हाइपोवेंटिलेशन, डी चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो कौन सा होगा? बी बाइटॉट रेस्पिरेशन। ठीक है, and then a system in which each person is assigned to a nurse who has 24 hours responsibility for nursing care delivery to the patient is termed as। ठीक है, 24 आवर उनकी ड्यूटी होती है नर्स की टू डिलीवर पेशेंट केयर। ठीक है, तो क्या होती है? प्राइमरी नर्सिंग में 24 आवर देते हैं, या फिर फंक्शनल नर्सिंग में, सी मॉडुलर नर्सिंग में, डी टीम नर्सिंग में। तो कौन सी में होगा? तो ए। ठीक है, तो ए प्राइमरी नर्सिंग में हम 24 आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं किसी भी पेशेंट की। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? ये तो बहुत आसान है। ए पटेला, एंड बी टिबिया, एंड सी फीमर, एंड डी फिब्यूला। तो कौन सी होगी लॉन्गेस्ट बोन? सी फीमर इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। ठीक है, एंड देन विच इज़ द प्रॉब्लम डिफाइनिंग फेस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एज पर पेपल्यू थ्योरी। ठीक है, तो पेपल्यू थ्योरी के अकॉर्डिंग कब हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं? ठीक है, तो आगे मूव ऑन होने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कौन सी प्रॉब्लम डिफाइन करते? ठीक है, प्रॉब्लम डिफाइनिंग फेस कौन सा होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में? तो वो होता है ओरिएंटेशन फेस। ओरिएंटेशन फेस के दौरान हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, एंड देन लास्ट वन क्वेश्चन इज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बिहाइंड दिस नोट। ठीक है, तो आपको एक नोट दिख रहा होगा, तो आपने बताना है कि ये कौन सा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। ठीक है, तो ये कौन सा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है? तो इसी के रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। मैंने जो भी सारे के सारे नोट्स हैं, ठीक है, 10 से लेकर 2000 के नोट तक जो भी हमारे नोट्स हैं, 10, 20, 50, 100, 200, 500, तो उसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। उनके पीछे जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है उसके बारे में मैंने बताया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस एग्ज़ाम में इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था कि 200 नोट के जो पीछे कौन सा मॉन्यूमेंट लगा हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर लेना एंड इस वीडियो को देख लेना। तो पिछली बार 2 क्वेश्चंस आए थे। एक जो फर्स्ट सेट था उसमें 2000 नोट का उन्होंने पूछा था, भाई 2000 नोट के पीछे कौन सी पिक लगी हुई है, एंड जो सेकंड सेट आया था उन्होंने 200 नोट का पूछा था। तो इसमें के पीछे कौन से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की पिक्चर लगी हुई है आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये है सांची स्तूपा। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये स्थापित है एंड इसका नाम है सांची स्तूपा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी नोट्स की जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हैं आप उसको चेक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड इस वीडियो को शेयर कर देना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।